हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है पार्ट 7। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण प्रजा पर कर आरोपित किए बिना कराया था? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है रुद्रदामन। रुद्रदामन द्वारा ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। सौराष्ट्र प्रांत बोले तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ का जो शासक था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के संबंध में किन विषयों पर जानकारी दी है? ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है, नगर प्रशासन का वर्णन किया है, सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था और इसे किसने भेजा था? तो जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर द्वारा ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और मेगास्थनीज ने जो अपना पुस्तक लिखी है वो है इंडिका में उसने यहाँ के शासन प्रशासन का वर्णन किया है। तो उसमें क्या क्या वर्णन किया ये पूछ रहा है। तो उसमें पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। नगर प्रशासन का वर्णन किया तो ये भी बिल्कुल राइट है। सैन्य प्रशासन का वर्णन किया तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सारी प्रजा मेरी संतान है। इस कथन की उद्घोषणा अशोक ने किस अभिलेख में की है? ऑप्शंस हैं भाब्रू अभिलेख, पृथक कलिंग प्रज्ञापन, माशकी अभिलेख, 13वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग प्रज्ञापन में अशोक द्वारा यह उद्घोषणा की गई है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और ये पृथक कलिंग प्रज्ञापन जो है वो मौर्य प्रशासन में राजुक नामक पदाधिकारी की स्थिति क्या थी? ऑप्शंस हैं, ये धम्म का प्रचार करते थे, ये राजस्व का लेखा जोखा रखते थे, इन्हें राजस्व एवं न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मौर्य प्रशासन में राजुक नामक पदाधिकारी था वो राजस्व एवं न्याय संबंधी अधिकार उसे प्राप्त थे, वो इससे संबंधित वर्क करता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने स्तंभों की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्तंभ कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां मंडित हैं। स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की गई है। तो इसमें हम बताना है कौन सा कथन असत्य। तो स्तंभ पर बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ मिलते हैं वो इस प्रकार मिलते हैं। उसमें नीचे जो स्तंभ के जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ किसी प्रकार के टेक लेने के लिए कोई इस प्रकार की चौकी या आधार नहीं बनाया गया है। तो ये कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियां मिलती हैं, तो शीर्ष पर पशु आकृतियां मिलती हैं तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी राइट है। स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की गई है, तो स्तंभों पर चमकीली पॉलिश की गई है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्तंभ कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं। तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं मिलता है और ना ही ऐसा देखने को मिलता है कि स्तंभ कई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बने हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ऑप्शन है कुषाण, सातवाहन, खारवेल, शक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाण। कुषाणों द्वारा ही देवपुत्र की उपाधि धारण की गई। कुषाण वंश का जो प्रतापी शासक माना जाता है वो कनिष्क माना जाता है। कनिष्क ओके, कनिष्क शासक कब बना? तो 78 ईस्वी में ये कुषाण वंश का शासक बना और इसने अपनी प्रथम राजधानी बनाई पेशावर को और द्वितीय राजधानी थी मथुरा। प्रथम राजधानी पेशावर जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था और सेकेंड राजधानी मथुरा थी। यदि हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्य काल के बाद का जो समय था उसे मौर्योत्तर काल नाम दिया गया। इसमें कई विदेशी शासक भारत आए, तो उसमें क्रम उनका क्या है? तो सबसे पहले जो यवन थे, यवन भारत आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए। तो ये जो मौर्योत्तर काल के जो शासक आए उनका क्रम है यवन, शक, पहलव, कुषाण। पहलव को एक याद रखें, पहलव को पार्थियन भी कहा जाता है। यवन, शक, पहलव, कुषाण, ये सही क्रम है मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शासक आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण काल में विकसित गांधार मूर्तिकला के संबंध में सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई। इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मूर्तियां सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार काल के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है।
तो इसमें हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें बुद्ध की प्रतिमा यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई, तो ये बिल्कुल राइट है। इसमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया, ये भी राइट है। और तपस्यारत बुद्ध का दृश्य गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है, तो ये भी राइट है। जो कुशाल काल में जो गांधार मूर्ति कला है उसकी जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन सी में जो दे रखा हुआ है, मूर्तियां सामान्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो ऐसा हमें कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भूमिदान के उल्लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलने लगते हैं, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ईस्वी के प्रारंभिक काल शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलने लगते हैं। सेकेंड दे रखा हुआ है, भूमिदान के प्रारंभिक प्रमाण साधारणतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाने के संदर्भ में मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल राइट है। जो भूमिदान किया जाता था वो साधारणतः ब्राह्मणों को दिया जाता था या धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था कि वे अपने पूजा स्थल या जो पूरा संस्थान है उसे ब्रॉड कर सकें, उसका विस्तार थोड़ा कर सकें, तो इस वजह से भूमिदान दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तमिल में मसत्थुवन एवं प्राकृत में सत्थवाह शब्दावली किस वर्ग को इंगित करती है? ऑप्शंस हैं राजा, व्यापारी, सेनानी, पुरोहित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारी। ये जो दोनों शब्द दे रखे गए हैं मसत्थुवन एवं प्राकृत में सत्थवाह, ये व्यापारी को इंगित करते हैं, ये दोनों तमिल शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि हरिशेन ने संस्कृत में की थी। इसमें समुद्रगुप्त को देवताओं के तुल्य बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विभिन्न राज्यों के प्रति नीतियों का वर्णन किया गया है। तो मैं बता दूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वह हरिशेन द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। और यह जो हरिशेन था वह किसका दरबारी कवि था? तो वो जो समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, इसकी रचना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि हरिशेन ने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था ये नहीं था, बल्कि ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दे रखा गया है कि इसमें समुद्रगुप्त को देवताओं के तुल्य बताया गया, तो ये बिल्कुल सही है। जो इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवताओं के तुल्य बताया गया है। और थर्ड दे रखा है, इसमें समुद्रगुप्त के विभिन्न राज्यों के प्रति नीतियों का वर्णन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन से थे? ऑप्शन है चोल पाल प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट, पल्लव चालुक्य चोल, पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट। तो इनके मध्य ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है। ऑप्शंस हैं ऐहोल अभिलेख, तंजौर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख में ही चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। और अगर हम चोल की बात करें तो यह इसकी जो संस्थापक है वो उसे विजयालय को माना जाता है, विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। और राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी तंजौर, ठीक है। और चोल काल में ही कला की गोपुरम शैली का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कला की गोपुरम शैली किस काल में विकसित हुई? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल काल में। तो इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13th नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, विश्व अनित्य एवं आत्मविहीन है, मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध दर्शन के संबंध में हमें बताना है। तो बौद्ध दर्शन जो है वो विश्वास करता है कि विश्व अनित्य एवं आत्मविहीन है, तो ये बिल्कुल राइट है। और सेकेंड है, मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो बौद्ध दर्शन जो है वो इस पर भी विश्वास करता है कि यदि हम एक मध्यम मार्ग अपनाएं तो हम जो सांसारिक दुख है उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संगम साहित्य है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। और अगर हम संगमकालीन दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो वे थे, संगमकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन कौन से थे? तो वे थे चोल, चेर और पांड्य। ये तीनों दक्षिण भारतीय संगमकालीन राज्य थे। और यदि हम प्रसिद्ध तमिल महाकाव्यों की बात करें तो 2 का नाम आता है, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई।
ये काफ़ी पूछा गया है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई, ये दोनों तमिल महाकाव्य हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस पत्तन से प्राचीन काल में भारत रोमन व्यापार की जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है अरिकामेडु, हुशंगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिकामेडु। अरिकामेडु पत्तन से ही प्राचीन काल में भारत और रोम के मध्य व्यापार होता था, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? ऑप्शन है उनवार, ऑप्शन बी है काडाशियार, अधिमई, वेल्लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेल्लाल। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? ऑप्शन है पहलव, शक, कुषाण, गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। कुषाणों ने सर्वाधिक जो नियंत्रण रेशम मार्ग पर रखा वे शासक माने जाते हैं। और यदि हम कुषाणों की बात करें तो कुषाण वंश जो था उस कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कुषाण वंश द्वारा। इन्होंने 124 ग्रेन के सोने के सिक्के जारी किए जो सर्वाधिक शुद्ध थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो ये बिल्कुल राइट है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। सेकेंड दे रखा है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके पूरे जीवन काल का वर्णन किया गया है। तो जो हर्षचरित है उसमें हर्षचरित की वंशावली के बारे में बताया गया है, ठीक है, और हर्षचरित के राजा बनने तक का सफ़र के बारे में बताया गया है, ना कि उनके पूरे जीवन काल के बारे में। तो इसमें बस यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, दे दिया है जीवन काल का वर्णन किया गया है, जबकि उसमें राजा बनने तक का वर्णन किया गया है, संपूर्ण जीवन काल का वर्णन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट, जो 2 है वो गलत हो जाएगा, 1 है सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। गुप्तकाल में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो थे वो आनुवांशिक बन गए। तो बिल्कुल ये राइट है। सेकेंड दे रखा, एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। ये भी राइट है। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक आदि प्रमुख व्यक्तियों की भूमिका में वृद्धि हुई। तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गुप्तकाल की प्रशासन की विशेषताएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि का वर्णन प्रतिपादन किया। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जो आर्यभट्ट के संदर्भ में दोनों जो कथन दे रखे गए हैं वो सही है कि आर्यभट्ट ने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है। ये बिल्कुल राइट है। और जो सेकेंड दे रखा है, उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि का वर्णन किया। तो ये भी बिल्कुल राइट है। जो आर्यभट्ट थे वे गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री एवं दार्शनिक कहे जाते हैं। जो उन्होंने आर्यभट्टियम की नामक ग्रंथ की रचना की है। तो आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है वो आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। और इसमें किसकी विवेचना मिलती है? तो आर्यभट्टियम में हमें अंक गणित व रेखा गणित की विवेचना उन्होंने प्रॉपर की है। तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।